एसबर्गर कंपनी और उसके तरल टैंकरों की कहानी 1924 में शुरू हुई, जब पूर्व इंपीरियल जर्मन नेवी अधिकारी जॉन टी एसबर्गर ने अपनी शिपिंग कंपनी की स्थापना की। उन्होंने पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मन नौसेना पर लगे प्रतिबंधों के चलते बेरोजगार हुए पूर्व जर्मन नौसेना अधिकारियों को नौकरी दी। कंपनी ने जल्द ही यूरोप की शीर्ष पेशेवर टैंकर कंपनियों में अपनी पहचान बनाई, जो अटलांटिक और उससे आगे रसायनों का निर्यात करती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कंपनी ने पारंपरिक मालवाहक टैंकों को शामिल करने के लिए विस्तार किया, जिसे एसबर्गर कंपनी हिटलर के नाजी जर्मनी के समर्थन में सूखी वस्तुओं के रूप में संदर्भित करती थी। जॉन टी एसबर्गर और उनके लोगों के लिए दुर्भाग्यवश युद्ध उनके बेड़े के लिए एक आपदा साबित हुआ, क्योंकि यह मित्र देशों के विमान और पनडुब्बियों के हमलों से नष्ट हो गया। परंतु एसबर्गर अभी समाप्त नहीं हुआ था। 1950 का दशक के अंत में उन्होंने अपनी पूर्व युद्ध की विश्वसनीयता और पेशेवरता का उपयोग कर एसबर्गर टैंकर बेड़े को फिर से बनाने के लिए वित्तीय समर्थन प्राप्त किया। विल्हेल्मिन एसबर्गर दूसरी पीढ़ी के एसबर्गर बेड़े के पहले जहाजों में से एक था। 1954 में पूरा किया गया। यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच विभिन्न रासायनिक माल ले जाने के लिए तैयार था। 10 साल बाद 1964 में लगभग 13,000 टन के जहाज का नाम बदलकर एस कर दिया गया। बर्गर केमिस्ट 2 जून 1967 को टेक्सास से रॉटरडेम जाते हुए एक जहाज अपने 34 सदस्यीय दल के साथ कचरे और एथेनॉल का माल लेकर अजोरेस के 134.8 किलोमीटर दक्षिण अटलांटिक महासागर में नौकायन कर रहा था। समुद्र में उनका समय अब तक काफी सामान्य रहा था और उस दिन के काम में जहाज के पुराने हिस्सों को पेंट करना शामिल था। दिन में कुछ पहरेदारों के अलावा अधिकांश दल दोपहर के भोजन के लिए जहाज की गैली में पहुंचे और तभी यह हुआ। एक जबरदस्त धमाके से जहाज हिल गया और अलार्म बजने लगे, जिससे वे कार्रवाई में आ गए। डेक पर पहुंचने पर चालक दल डेक के जलने और पतवार वाली जगह पर बढ़ते हुए बड़े छेद को देखकर डर गया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि जहाज के पतवार को 2 हिस्सों में काट दिया। केवल चालक दल के अधिकांश सदस्य उस समय गैली में थे, इसलिए कोई हताहत नहीं हुआ। समय कम था यह जानने के लिए कि क्या हुआ और आगे विस्फोटों के खतरे के कारण एक संकट संकेत प्रसारित हुआ, जिससे पास के कुछ जहाज क्षेत्र में चालक दल को बचाने आए। हालांकि आगे के विस्फोट नहीं हुए और जहाज के विभाजित डिजाइन का मतलब था कि असाधारण क्षति के बावजूद अलग हुए हिस्से तैरते रहे और बाढ़ केवल उन क्षतिग्रस्त क्षेत्रों तक सीमित रही जहां विस्फोट हुआ था। 5 जून को जहाज के पिछले हिस्से से रस्सियां लगाई गई, जिसे फिर अजोरेस के पुंटा डेलगाड़ा तक खींचा गया और फिर ग्रीस ले जाया गया, जहां इसे तोड़कर कबाड़ के लिए बेच दिया गया। इससे निश्चित रूप से जहाज का आगे का आधा हिस्सा समुद्र में तैरता रहा, मिसिसिपी, जिसमें अनुमानित 1,700 टन रसायनों का माल था। 8 जून को इसे अजोरस की ओर तैरते हुए देखा गया, जिससे स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों में चिंता फैल गई, क्योंकि यह क्षेत्र यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच एक व्यस्त शिपिंग मार्ग था और डर था कि यह किसी अन्य जहाज से टकरा सकता है, जिससे और भी बड़ा आपदा हो सकता है, खासकर अगर यह किसी अन्य टैंकर या यात्री जहाज से टकरा गया। जहाज के पिछले हिस्से के साथ किए गए समान बचाव प्रयास को इस प्रकार लागू किया गया, लेकिन एक समस्या थी। अजोरेस के अधिकारियों ने जहाज के अगले हिस्से को द्वीप समूह तक खींचने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें इसकी संरचना की मजबूती को लेकर सुरक्षा चिंताएं थी। उन्हें डर था कि अगर यह उनके द्वीपों के पास टूट गया तो रसायनों के बाहर निकलने और तट पर बह जाने से एक बड़ा पर्यावरणीय आपदा हो सकता है, और उस समय दुनिया ऐसे घटनाओं से होने वाले नुकसान के प्रति बहुत जागरूक थी। 3 महीने से भी कम समय पहले टैंकर टॉरे कैनियन इंग्लैंड के दक्षिण पश्चिमी तट के पास स्किली द्वीपों के पास फंस गया था, जिससे समुद्र में लगभग 25 से 36 मिलियन गैलन कच्चा तेल फैल गया था। एसबर्गर के प्रबंध बोर्ड ने बहस के बाद फैसला किया कि अब काफी हो गया है।
उन्होंने लंदन में कॉल करके इसे डुबाने के लिए मदद मांगी क्योंकि वे इससे बचा नहीं सकते थे। लगभग सभी नौसेनाओं के युद्धपोतों के अर्थपूर्ण नाम होते हैं और रॉयल नेवी में सबसे प्रतिष्ठित नामों में से एक ड्रेडनॉट है। 1960 तक 10 युद्धपोतों ने इस नाम से ब्रिटिश और अंग्रेजी बेड़ों की सेवा की थी। एक ड्रेडनॉट ने 1588 में स्पेनिश आर्मडा से इंग्लैंड की रक्षा की थी। एक अन्य ने 1805 में ट्राफलगर युद्ध में भाग लिया, लेकिन 1906 में लॉन्च किया गया ड्रेडनॉट इस नाम से सबसे ज्यादा जुड़ा है। उस ड्रेडनॉट ने नौसैनिक प्रौद्योगिकी और युद्ध का एक नया युग शुरू किया। यह पहला ऑल बिग गन युद्धपोत था जो कभी बनाया गया था और इसके कमीशन के समय इसने इससे पहले के सभी युद्धपोतों को अप्रचलित कर दिया। यह जहाज इतना प्रभावशाली था कि ड्रेडनॉट्स शब्द उन जहाजों के लिए इस्तेमाल होने लगा जो इसका अनुसरण करते थे। इसी भावना में अगला HMS ड्रेडनॉट लॉन्च हुआ था। 12 जून 1979 को रॉयल नेवी के लिए एक नए क्रांतिकारी युद्धपोत पर काम आरंभ हुआ। केवल इस बार एक शक्तिशाली युद्धपोत होने के बजाय यह एक पनडुब्बी थी, लेकिन उससे भी अधिक यह ब्रिटेन की पहली परमाणु पनडुब्बी बनने वाली थी। ब्रिटिश इंजीनियरों ने युद्धोत्तर काल से परमाणु संचालित पनडुब्बी के विचार पर काम किया, लेकिन उस समय यह चुनौती अजेय साबित हुई। 1955 में जब अमेरिकी नौसेना ने दुनिया की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी USS नॉटिलस लॉन्च की, तो यूके ने वॉशिंगटन के साथ विशेष संबंधों का फायदा उठाकर रॉयल नेवी के लिए अपनी परमाणु पनडुब्बी बेड़े हेतु अमेरिकी रिएक्टर तकनीक हासिल करने की कोशिश की। अमेरिका से कुछ विरोध के बावजूद, अमेरिकी नौसेना के कुछ एडमिरलों के विरोध के बावजूद वॉशिंगटन ने तय किया कि सोवियत परमाणु बेड़े के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए रॉयल नेवी के पास परमाणु संचालित हमला पनडुब्बियों की शक्ति होनी चाहिए। इस तरह प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को मंजूरी मिली और ब्रिटिश इंजीनियरों ने 1927 में अत्याधुनिक अमेरिकी S-5W रिएक्टर डिजाइन के आधार पर एक नई पनडुब्बी का डिजाइन और निर्माण शुरू किया। 1960 में ट्राफलगर दिवस पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा प्रतीकात्मक रूप से लॉन्च किया गया नई युद्धपोत ने रॉयल नेवी की सब आधारित हंटर किलर ऑपरेशनों में क्रांति लाने और उन्हें एक लगभग अजेय नया हथियार देने की पेशकश की। केवल एक नाम ही इसके लिए उचित था। 17 अप्रैल 1963 को नौसेना में कमीशन हुई HMS ड्रेडनॉट ने परमाणु पनडुब्बी संचालन के बारे में रॉयल नेवी को कई अहम पाठ पढ़ाए और इसकी सेवा के शुरुआती साल बेहद व्यस्त रहे। परमाणु शक्ति द्वारा प्रदान की गई सीमा और सहन शक्ति में महत्वपूर्ण लाभ को प्रदर्शित करते हुए इसने अटलांटिक के कई पार किए। यह नॉरफॉक, वर्जीनिया में अमेरिकी नौसेना के बेस का दौरा किया और बरमूडा द्वीप तक नौकायन किया। इस दौरान इसने पिछले डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों द्वारा बनाए गए कई ब्रिटिश रिकॉर्ड तोड़े। सोरिन 8 जून 1967 को HMS ड्रेडनॉट स्कॉटलैंड में रिवर क्लाइड पर फास्टलेन नौसैनिक बेस से बाहर निकला। दक्षिण की ओर बढ़ने से पहले प्रशिक्षण अभ्यास चलाने और अभ्यास करने से पहले इबेरियन प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर ब्रिटिश क्षेत्र जिब्राल्टर में प्रवेश किया। ब्रिटेन की पहली परमाणु पनडुब्बी के जिब्राल्टर पहुंचने से एंग्लो स्पेनिश संबंधों के एक महत्वपूर्ण समय में स्पेनिश लोगों को बहुत नाराज किया, क्योंकि स्थानीय जनसंख्या उस वर्ष बाद में एक जनमत संग्रह की तैयारी कर रही थी कि वे ब्रिटिश बने रहना चाहते हैं या स्पेनिश बनना चाहते हैं। जनमत संग्रह का परिणाम पहले से ही तय था। ड्रेडनॉट्स के चालक दल का स्वागत झंडों और बैनरों से किया गया जो घोषणा कर रहे थे कि यह चट्टान ब्रिटिश है और वैसे ही रहेगी। आईके का वे 21 जून 1967 की शाम को HMS ड्रेडनॉट जिब्राल्टर के बंदरगाह में लंगर डाले हुए था और समुद्र में किए गए प्रशिक्षण की तुलना में अपेक्षाकृत शांत था। पनडुब्बी का सोनार
जिसका उपयोग यह दुश्मन जहाजों का पता लगाने के लिए करता है, मरम्मत के अधीन था और काम नहीं कर रहा था, जैसे कि समुद्र में चलते समय रिएक्टर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले खारे पानी के कूलिंग पंप भी आदि। अधिकांश चालक दल छुट्टी पर थे, स्थानीय बार और क्लबों का आनंद लेते हुए ड्रेडनॉट के अंदर की संकीर्ण दुनिया में वापसी से पहले कप्तान कमांडर पीटर कॉब भी जिब्राल्टर में पनडुब्बी छोड़कर भूमध्य सागर पार कर टंगियर्स चले गए थे। उस शाम ड्रेडनॉट की स्थिति को देखते हुए यह समझना आसान हो जाता है कि ड्यूटी अधिकारी लेफ्टिनेंट हिगिंस को कैसा आश्चर्य हुआ होगा जब उन्हें फ्लैग ऑफिसर जिब्राल्टर रियर एडमिरल माइकल एफ से एक कॉल प्राप्त हुआ। फेल ने पूछा कि पनडुब्बी को जाने के लिए कितना वक्त लगेगा। हिगिंस ने 24 घंटे का सामान्य अनुमान दिया और तभी उन्हें एस्बर्गर केमिस्ट के अग्रभाग के तैरते हुए ढांचे की स्थिति के बारे में बताया गया और यह कि ड्रेडनॉट को इसे डुबाने का कार्य सौंपा जाने वाला था। ड्रेडनॉट गतिविधियों से गूंज उठा क्योंकि चालक दल को वापस बुलाया गया और पनडुब्बी को प्रस्थान के लिए तैयार करने लगे। प्रारंभिक 24 घंटे के अनुमान के बजाय पनडुब्बी को लगभग आधे समय में तैयार कर लिया गया और अगले दिन सुबह के मध्य तक ड्रेडनॉट नौकायन के लिए तैयार था। कमांडर कॉब पनडुब्बी पर वापस पहुंचे जब वह जिब्राल्टर में अपने मूरिंग से 15 मिनट से भी कम में निकलने वाली थी, जैसा कि यूके में एक बैठक से आए वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी भी पहुंचे थे। ड्रेडनॉट लगभग 10,000 घंटे चट्टान से रवाना हुआ और पर्याप्त गहरे पानी में पहुंचकर डुबकी लगाई और अजरेस की ओर 30 नॉट से चार्ज करना शुरू किया, जो उस समय एक पनडुब्बी के लिए विशिष्ट गति थी। लेकिन ड्रेडनॉट एकमात्र ब्रिटिश सैन्य संपत्ति नहीं थी जिसे एस्बर्ग केमिस्ट के बचे खतरों को निष्क्रिय करने में लगाया गया था। HMS सैलिसबरी बहामास में तस्करों व अवैध प्रवासियों को ले जाने वाले जहाजों को रोकने के बाद लौट रहा था जब उसे ऑपरेशन ड्रेडनॉट में सहयोग देने का कार्य मिला। ईंधन भरने के बाद सैलिसबरी ड्रेडनॉट के हमले के दौरान गार्ड जहाज के रूप में काम करने के निर्देश के साथ फ्लोटिंग हल्क की ओर दक्षिण की ओर रवाना हुआ ताकि पनडुब्बी द्वारा टॉर्पीडो लॉन्च करते समय किसी भी गुजरते जहाज पर नजर रखी जा सके। ड्रेडनॉट की तरह सैलिसबरी 60 के दशक की नई तकनीकी रूप से उन्नत रॉयल नेवी का प्रतीक था। एयर डायरेक्शन फ्रिगेट के रूप में नामित सैलिसबरी का मुख्य मिशन रॉयल नेवी के कैरियर बल का समर्थन करना था, कैरियर समूह के रडार कवरेज की सीमा से परे जाकर और अपने शक्तिशाली रडार का उपयोग करके आने वाले सोवियत समुद्री बम वर्षकों का पता लगाना, जैसे कि टुपोलेव 216 और 295। सैलिसबरी ब्रिटिश कैरियर से लॉन्च लड़ाकू विमानों को नियंत्रित कर उन्हें रोकेगा, इसलिए इसका मुख्य हथियार इसका रडार सेट था। हालांकि रक्षा के लिए इसके पास फोरडेक पर दो 4.5 इंच की बंदूकें और आफ्टर डेक पर दो 40 मिलीमीटर की बंदूकें थी। ड्रेडनॉट के दूसरे सहायक खिलाड़ी के रूप में रॉयल एयर फोर्स कोस्टल कमांड आया, जिसने अवरो शेकलटन MR 3 लंबी दूरी की समुद्री गश्ती विमान को भेजा ताकि हुल्क को ट्रैक किया जा सके और सैलिसबरी की सहायता की जा सके। शेकलटन युद्धकालीन लैंकेस्टर के समान ही स्टेबल से आया था और पहली नजर में वंशावली स्पष्ट थी, हालांकि वे मूल रूप से बहुत अलग पक्षी थे। ड्रेडनॉट फायरिंग स्थिति में आने पर वे परमाणु पनडुब्बी के टॉर्पीडो हमले की प्रभावशीलता की निगरानी करते हैं। ड्रेडनॉट 24 जून की सुबह को घटनास्थल पर पहुंचा, जिब्राल्टर से 1000 मील से अधिक की यात्रा करने के बाद। फिर पनडुब्बी ने दृश्य और रेडियो संपर्क बनाने के लिए सतह पर आकर सैलिसबरी और परिक्रमा कर रहे शेकलटन से संपर्क किया, इससे पहले कि वह अपने लक्ष्यों के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू करे। उसके आकार और जिस दिशा में वह तैर रहा था उसका अनुमान लगाते हुए कमांडर कॉब ने अपने लोगों को सभी जरूरी जानकारी मिलने के बाद ड्रेडनॉट पनडुब्बी पर हमला करने की तैयारी का आदेश दिया। समुद्री लहरों के नीचे फिसलते हुए कॉब ने ड्रेडनॉट को लक्ष्य से 1 मील दूर स्थित किया, जबकि उनके दल ने 4 मार्क 8 टॉर्पीडो तैयार किए। ड्रेडनॉट की जटिलता, आधुनिकता और परिष्कार की तुलना में ये हथियार युद्ध में वास्तव में एक और समय के थे। पहला मार्क 8 1923 में सेवा में आया, डीजल इलेक्ट्रिक नौकाओं पर, जिनकी पानी के नीचे की अवधि
घंटों में मापी जाती थी, और जबकि ड्रेडनॉट्स पर मौजूद संस्करण उन शुरुआती मॉडलों की तुलना में बेहतर थे, यह अभी भी एक 20 साल पुराना हथियार था, जिसे कई नाविकों ने महसूस किया कि इसे तत्काल बदलने की बड़ी आवश्यकता थी। मरी हुई बत्तख को मारने के लिए वे आदर्श थे। परिस्थिति में टॉर्पीडो ट्यूब लोड और बाढ़ में थे, और लक्ष्य सामने था। एक कॉब ने फायर करने का आदेश दिया। एक समय में एक 4 मार्क 8 को ड्रेडनॉट के टॉर्पीडो ट्यूब से बाहर निकाला गया, जिसके बाद चालक दल प्रभाव की ध्वनि का इंतजार कर रहा था। शैकलटन पर सवार चालक दल ने ऊपर से गुजरते हुए देखा कि टॉर्पीडो द्वारा पानी में लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए हल्की सफेद रेखाएं खींची जा रही थी। दुर्भाग्यवश पहला टॉर्पीडो चूक गया। हालांकि अगले तीनों ने निशाना साधा, जिससे उनके 805 पाउंड के वॉरहेड्स के विस्फोट के साथ पानी की विशाल धाराएं हवा में उठ गईं। हालांकि बोर्ड पर रसायनों के अपेक्षित प्रज्वलन को साकार नहीं किया जा सका। इससे हल्क का विनाश और रसायनों का उन्मूलन होता, जो समुद्र में छोड़ने से पर्यावरणीय प्रभाव कम करता। लेकिन टॉर्पीडो ने बल्कहेड्स को उड़ाकर इसे डुबा दिया, या कम से कम आंशिक रूप से। सभी के आश्चर्य के लिए, जो कभी पूरी जहाज के रूप में जानी जाती थी, एस्पर्गर केमिस्ट का अग्रभाग एक विशाल आंतरिक विस्फोट में शामिल होने और फिर उसमें 3 टॉर्पीडो टकराने के बावजूद अभी भी पूरी तरह से डूबने से जिद्दी रूप से इनकार कर रहा था। अब यह आंशिक रूप से डूबा हुआ था, जिससे जहाजों के लिए खतरा और बढ़ गया, क्योंकि अब इसे देखना मुश्किल हो गया था। अगर पहला टॉर्पीडो अपने लक्ष्य को पा लेता तो संभवतः पूरी चीज डूब जाती, लेकिन जैसा कि स्थिति थी, काम अधूरा था। एक और टॉर्पीडो का इस्तेमाल इस मलबे को डुबाने के लिए बेकार लग रहा था। तय हुआ कि सैलिसबरी की 11.34 सेंटीमीटर की बंदूकों के कुछ गोले शायद काम कर सकते हैं। फिर भी ब्रिटिश हमले के सामने झुलसे और मुड़े हुए मलबे को आत्मसमर्पण करने से पहले गोले की कई बौछारें लगी। सैलिसबरी के उच्च विस्फोटक गोले अंततः रासायनिक माल तक पहुंचे, इसे लाल और नारंगी आग की शानदार चमक में प्रज्वलित कर दिया, इससे पहले कि बड़े काले धुएं के बादल हवा में उठने लगे। एस्पर्गर केमिस्ट का अंतिम टुकड़ा नष्ट हो गया और यह लहरों के नीचे गुमनामी में चला गया, जिससे ड्रेडनॉट को जिब्राल्टर लौटने की अनुमति मिली और सैलिसबरी को ब्रिटेन वापस जाने की अनुमति मिली। ड्रेडनॉट और सैलिसबरी के दलों को उच्च अधिकारियों ने सराहा और फिर दोनों सामान्य कर्तव्यों पर लौटे, जहां पनडुब्बी ने अपना व्यस्त प्रशिक्षण जारी रखा। यह कहानी का अंत हो सकता था। अब मैं किया बाई क्या ससाखा अगर अगले वर्ष पनडुब्बी पश्चिम जर्मनी के कील में नहीं पहुंची होती, जहां उन्होंने एस्पर्गर केमिस्ट की मालिक फ्राउ वॉन रनसाउ से मुलाकात की। कंपनी के प्रबंध निदेशक के साथ फ्राउ वॉन रनसाउ का पनडुब्बी पर स्वागत किया गया और उन्होंने उनके प्रयासों के लिए आभार व्यक्त करते हुए पनडुब्बी को एक चांदी का गिल्ट गोबलट ट्रॉफी के रूप में भेंट किया। और यही है रॉयल नेवी की पहली परमाणु पनडुब्बी की कहानी। आधी जहाज को डुबोना। कृपया नीचे अपनी खुद की सोच और प्रतिक्रियाओं के साथ एक टिप्पणी छोड़ें और इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को समर्थन देने के लिए सब्सक्राइब करना याद रखें। देखने के लिए शुक्रिया। अगली बार मिलते हैं।